चलिए, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, और सेकंड लॉ में हमने देखा था कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं होता है जो सेकंड लॉ को सफाइस करता है। बहुत सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेकंड लॉ के अंदर हम बोल सकते हैं डेफिनेशंस हो सकती है। तो उसमें से हम लोगों ने एक डेफिनेशन सबसे पहले देखी थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्टिंग सबको याद होगी, मैं जल्दी से रिकैप बता देता हूँ। स्टार्टिंग हम लोगों ने करी थी कंसेप्ट ऑफ हीट इंजन से। हमने बताया था हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट करता है, कुछ पार्ट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, और रिमेनिंग पार्ट जो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है उसे वो वेस्ट हीट के फॉर्म में सिंक में रिलीज कर देता है। और यहाँ हमने देखा था कि जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने देखा था, एक्सप्रेशन देखा था एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, वो होता है 1 माइनस Q2 बाय Q1। फिर हमने ये बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस सबको याद है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करने वाले हीट इंजन के लिए Q2 कभी भी जीरो नहीं होगा। Q2 हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होगी। नॉन जीरो होने का मतलब कुछ ना कुछ हीट तो है जो उसे सिंक में रिलीज करनी पड़ेगी। Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। Q2 नॉन जीरो होने का मतलब कुछ हीट तो वो सिंक में रिलीज करेगा, और Q2 अगर जीरो नहीं होगा तो जो उसकी एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती है। तो जो एफिशिएंसी है इंजन की वो हमेशा हमेशा लेस देन 100% होगी। और यहीं से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, सबको याद होगा। यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था। फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात हुई थी। फिर इसके बाद लास्ट टर्न पर हम लोग कार्नोट साइकिल की बात कर रहे थे, कार्नोट इंजन की बात कर रहे थे। जो डेफिनेशन हम लोगों ने बताई थी कार्नोट साइकिल के लिए, जो हम लोगों ने कंप्लीट उसका जो वर्किंग प्रोसेस देखा था, कार्नोट इंजन बोल दो, कार्नोट साइकिल बोल दो। मैं ग्राफ फिर से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको ग्राफ याद आ रहा होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन फॉलोड बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने जब फाइनली इसकी एफिशिएंसी फाइंड करी थी तो वो एफिशिएंसी आ रही थी, यही सेम फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट किया था, तो एफिशिएंसी कन्वर्ट होके आती है 1 माइनस T2 बाय T1। जितनी भी एफिशिएंसी सब फ्रैक्शनल एफिशिएंसी है, 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें परसेंटेज एफिशिएंसी मिलेगी। थोड़ा सा हम लोग इस पर और डिटेल में फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमारे पास एक और स्टेटमेंट आने वाला है। हम इसी फॉर्मूले पर थोड़ा सा और डिटेल में फोकस करना चाहते हैं। वर्किंग सब्सटेंस, हाई टेम्परेचर सोर्स, टेम्परेचर है T1, कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, कुछ पार्ट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा, रिमेनिंग पार्ट वेस्ट हीट के फॉर्म में रिलीज कर देगा इन लो टेम्परेचर सिंक। देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं टेक्निकल डिटेलिंग और देना चाहता हूँ। हालांकि स्टेटमेंट वगैरह जरूर भी हम बताएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल डिटेलिंग और देना चाहता हूँ। जो सेकंड स्टेटमेंट होगा, सेकंड लॉ का जो आज हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, वो कार्नोट इंजन से ही रिलेटेड है। पहले स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। कोई भी आइडियल इंजन, कोई भी आइडियल रिवर्सिबल इंजन जो आप किसी हाई टेम्परेचर सोर्स और लो टेम्परेचर सिंक के बीच में बनाते हो, हाई टेम्परेचर सोर्स T1 और लो टेम्परेचर सिंक T2 के बीच में बनाते हो, उसकी एफिशिएंसी इस एफिशिएंसी को एक्सीड नहीं कर सकती है। मतलब ये जो हमने एफिशिएंसी लिखी है, ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है। सपोज सपोज आपके पास
127 डिग्री सेल्सियस पर सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेल्सियस और सिंक का टेम्परेचर है मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। आप इन दोनों के बीच में एक इंजन बनाना चाहते हो, एक ऐसा इंजन जो यहाँ से हीट ले, कुछ वर्क करे और उसके लिए सिंक ये हो। तो सोर्स का टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर आपको गिवन है, और अगर आप इन दोनों के बीच में इंजन बनाते हो तो इन दोनों के बीच में बनने वाले इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी 1 माइनस T2, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय T1, ये इतना हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1/4। परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर 25%, 25% हो जाएगी इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो आप किसी इंजन की ऑब्टेन कर सकते हो इस सेम टेम्परेचर के सोर्स और सिंक के बीच में। इससे ज़्यादा कभी आप ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। अगर आइडियल इंजन भी बनता है, एक आइडियल इंजन भी बनाते हो तो उस आइडियल इंजन की एफिशिएंसी 25% से ज़्यादा नहीं होगी इन दोनों के बीच में। और रियल इंजन होगा तो उसकी एफिशिएंसी तो ऑब्वियस सी बात है इससे भी और कम होगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ और लॉसेस होते हैं, बट आइडियल इंजन के लिए भी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ये होगी। तो बस यही हमारा स्टेटमेंट है जो हम लोग अभी यहाँ पर फ्लैश करेंगे। मैं एक बार पहले स्टेटमेंट अब बता देता हूँ। तो स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपको याद होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये रहा स्टेटमेंट नंबर 1। अब हम आज बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर 2 की, जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इम्पोज कर देता है इंजन की एफिशिएंसी पर। तो इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ हीट इंजन, एक ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो हाई टेम्परेचर सोर्स और लो टेम्परेचर सिंक के बीच में वर्क करता हो और जिसकी एफिशिएंसी इस न्यूमेरिकल वैल्यू से ज़्यादा आए। और ये कार्नोट ने प्रूव किया था अपने पेपर्स में। उन्होंने जो पेपर्स पब्लिश किए थे उस टाइम पर, शायद मेरे ख्याल से 1700 के आसपास की बात होगी जितना मुझे याद आ रहा है, जब भी उन्होंने पेपर ही पब्लिश किए थे तब उन्होंने अपने पेपर्स के अंदर ये प्रूव भी किया था कि इंजन की एफिशिएंसी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हालांकि आपके इसमें स्टेटमेंट है, प्रूव नहीं है, इसका भी डिटेल्ड प्रूफ होता है कि यही मैक्सिमम एफिशिएंसी क्यों होती है। बट हाँ, ये स्टेटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, हमें याद करना है।
चलिए, अब हम लोग इंजन की तो बात कर चुके हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले मुझे एक टर्म और ऐड करना है। अभी हम लोग इंजन की तो बात कर चुके हैं, बट एग्जैक्टली इंजन का रिवर्स साइकिल अगर हम फॉलो करते हैं, जो अभी आप लोगों ने फ्लो चार्ट देखा है, अगर इसका बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करने पर हमें एक बहुत नई इंटरेस्टिंग चीज मिलती है, जिसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। देखो, ये जो दोनों चीजें आप लोगों के सामने लिखी गई है, एक तो इंजन की कंप्लीट थ्योरी और रेफ्रिजरेशन साइकिल की कंप्लीट थ्योरी, आप ऐसा मान सकते हो कि ये 20th सेंचुरी के बहुत बड़े इन्वेंशंस में से एक है। अगर मैं बात करता हूँ रेफ्रिजरेशन साइकिल की, इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंस क्या है। जो आप लोग कोल्ड स्टोरेज वगैरह देखते हो, कोल्ड स्टोरेज हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी की फंक्शनिंग हो गई, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क करते हैं, चाहे वो सेंट्रलाइज्ड एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, जिस तरह के कूलेंट सिस्टम वर्क करते हैं, ये सब कुछ जो होता है, ये बेस्ड होता है ऑन सम फेमस रेफ्रिजरेशन साइकिल। सो अगेन, इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से, डेली एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। न सिर्फ ये रेफ्रिजरेशन साइकिल, बल्कि इन जनरल थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन हमारे लिए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अब हम लोग कैनोड इंजन की तो बात कर चुके हैं। इंजन का हमने एक ही साइकिल देखा, हालांकि और साइकिल होते हैं, जैसे मैंने बताया था, इससे पहले वाले टर्न पे भी बताया था। डीजल इंजन का साइकिल होता है, पेट्रोल इंजन का एक अलग साइकिल होता है, तो बहुत सारे अलग अलग साइकिल्स होते हैं। रुडोल्फ साइकिल होता है, ऑटो साइकिल होता है। बट हमारा जो कंसर्न था, अभी जितना था आप लोगों के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना हमने डिटेल में डिस्कस करा है। अब हम लोग बात करेंगे रेफ्रिजरेशन साइकिल्स की। तो देखो, आइडियली रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है? हीट इंजन वर्किंग इन एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं हीट इंजन का ये जो फ्लो चार्ट है, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, तो रिवर्स करने पर मुझे मिल जाएगा रेफ्रिजरेशन साइकिल। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल ड्रॉ करता हूँ, तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगेन हमारे पास होगा वर्किंग सब्सटेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसको WS। वैसे ये गैस होती है यूजुअली। फिर अगेन यहाँ पर हमारे पास हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सोर्स और सिंक होंगे। अच्छा, इन जनरल, इससे पहले कि अब मैं इसके डिटेल कैलकुलेशन की बात करूं, बस मुझे मैसेज करके जल्दी से इतना बता दो कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में इन जनरल आप क्या एम अचीव करना चाहते हो? रेफ्रिजरेशन साइकिल का बेसिक पर्पस क्या होता है, कुछ आइडिया? बिल्कुल शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछता है, सिंगल वर्ड या सिंगल लाइन में पूछता है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल की हेल्प से क्या होने वाला है, तो आप एग्जैक्टली आपके माइंड में क्या आता है? रेफ्रिजरेशन साइकिल की हेल्प से हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं? हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? हाँ, कूलिंग डेफिनेटली है, पर हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? सोच लो, हाई टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं या लो टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? सोच लो इस बारे में थोड़ा और। बिल्कुल सही। हम लोग यहाँ पर, हमारा जो पर्पस है वो ये है कि ऑलरेडी कोई चीज़ लो टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, मान लो टेम्परेचर है T2, सराउंडिंग है हायर टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर है T1। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, हम अटेन क्या करना चाहते हैं? हम ऑलरेडी कोई चीज़ जो लो टेम्परेचर पर है, उसका टेम्परेचर और रिड्यूस करना चाहते हैं। पहले ही किसी चीज़ का टेम्परेचर कम है, हम उसको और कूल करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, मान लो समर्स में आपको वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है। अब वाटर का जो टेम्परेचर है वो पहले से ही कम है, 20-25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर है 40-45 डिग्री सेल्सियस।
अब आपको क्या करना है, जो वाटर ऑलरेडी कम टेम्परेचर पर है उसमें से और हीट निकालनी है और उसको हाई टेम्परेचर में सप्लाई करना है। तो देखो ये जो साइकिल है ना अपने आप नहीं हो सकता। हमें पता है हमें पता है कि सेकेंड लॉ प्रोसेस को डायरेक्शन देता है और अपने आप ये पॉसिबल नहीं है कि हीट लो टेम्परेचर से निकल के हाई टेम्परेचर में चली जाए। क्या ये अपने आप पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर से हीट निकल के अपने आप हाई टेम्परेचर में चली जाए, ऑब्जेक्ट और कूल डाउन हो जाए और सराउंडिंग का टेम्परेचर और बढ़ जाए? पॉसिबल नहीं है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग तो जो प्रॉपर डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन क्या होती है, हाई टेम्परेचर से हीट फ्लो करती है लो टेम्परेचर पर। अब देखो इसका रिवर्स पॉसिबल है पर वो अपने आप नहीं होगा, वो हमें करवाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हम लो टेम्परेचर से भी हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं लो टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। Q2 is the amount of heat which is being extracted from a low temperature object और उसे मुझे हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में ट्रांसफर करना है, पर अपने आप नहीं होगा, इस बार मुझे वर्क करना पड़ेगा। ये इंजन की तरह नहीं है। इंजन में हमें वर्क मिलता था, इस बार हमें वर्क करना पड़ रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो, रेफ्रिजरेटर की जब हम बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है कंप्रेसर। सुना होगा कंप्रेसर पे वारंटी है 10 साल 15 साल जितनी भी वारंटी है। तो कंप्रेसर में होता क्या है, कंप्रेसर में बेसिकली क्या होता है, आप वर्क करते हो, अब आप वर्क नहीं करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, कंप्रेसर के अंदर गैस को कंप्रेस करने में वर्क करती है। गैस को कंप्रेस करने में हम वर्क कर रहे हैं। और वो जो कंप्रेस है ना, उसे आप क्या करते हो, एक बहुत थिन ऑरिफाइस या नोजल की हेल्प से आप उसे एक्सपेंड होने देते हो। इमेजिन करो, पहले आपने गैस को कंप्रेस करा, पहले आपने क्या करा, पहले आपने गैस को कंप्रेस करा विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। शायद वापस ऑडियो इशू आ रहा है, 1 मिनट वेट करते हैं। चलिए, तो सेम चीज आप लोगों ने देखी होगी, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में बाहर कंप्रेसर लगा होता है। आपने देखा होगा कि बाहर जो है कंप्रेसर लगा होता है, तो वो बेसिकली वो कंप्रेसर क्या करता है, या रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर क्या करता है, वो क्या करता है, गैस के ऊपर वर्क करता है। देखो आप गैस के ऊपर वर्क करके उसे कंप्रेस करते हो। अब वो जो कंप्रेस गैस है ना, उसे एक बहुत स्मॉल ऑरिफाइस में से सडनली एक्सपैंड होने देते हो। तो जब वो गैस स्मॉल ऑरिफाइस में सडनली एक्सपैंड होती है, तो गैस का एक्सपेंशन हमने पढ़ा होगा कि वो गैस कूल होती है। जब सडन एक्सपेंशन होता है, एक थिन ऑरिफाइस से निकलने वाली गैस का जब सडन एक्सपेंशन होता है तो गैस कूल होती है। अब जब वो कूल होती है गैस, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, फूड जो कंपार्टमेंट होता है उससे पास करते हो। अब वो क्या करती है, फूड में से हीट एक्सट्रैक्ट कर लेती है, क्योंकि गैस का टेम्परेचर कम है, हीट एक्सट्रैक्ट करती है। हीट एक्सट्रैक्ट करने का मतलब अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। अब उसका टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो पीछे आपने देखा हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं, हीट एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर के पाइप लगे होते हैं। तो बस वो जो हीट एक्सचेंजर के से गैस जाती है, वहाँ हीट फिर से लूज कर देती है हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में। तो इन शॉर्ट, वैसे से डिटेल्ड साइकिल्स भी होते हैं, बहुत डिटेल में ये साइकिल पढ़े जाते हैं इंजीनियरिंग में। बट हमें फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा हमारे रेलेवेंट है, फ्लो चार्ट समझ में आना चाहिए। हम लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हीट निकाल कर विद द हेल्प ऑफ सम वर्क, अपने आप नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ सम वर्क हम लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से हीट निकाल कर उसे हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में थ्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या है, एन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल कैन बी कंसिडर्ड एज अ हीट इंजन और कार्नोट इंजन वर्किंग इन एग्जैक्ट अपोजिट ऑर्डर। हीट इंजन बोलना ज़्यादा सही है वैसे, हीट इंजन वर्किंग इन एग्जैक्ट अपोजिट ऑर्डर। देखो हीट इंजन इसका जस्ट अपोजिट था, वो हाई टेम्परेचर से हीट निकालता था, वर्क में कन्वर्ट करता था और लो टेम्परेचर सिंक में हीट फेंक देता था। अब देखो पूरा साइकिल रिवर्स हो गया है। ये देखो पूरा का पूरा जो साइकिल है वो इसका तुम्हें बिल्कुल रिवर्स दिखाई देगा। हालांकि मैं इसमें अभी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात भी करूंगा। बट इससे पहले हम लोग ये जो फ्लो चार्ट है पहले कॉपी में ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हाई टेम्परेचर पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सराउंडिंग है। सराउंडिंग मतलब आप जो हीट रिलीज करते हो, जैसे एसी का कंप्रेसर हो गया या आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, वो जो हीट होती है वो हीट सराउंडिंग में रिलीज करता है, जो कि ऑलरेडी हायर टेम्परेचर पे प्रेजेंट होता है। आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो वो हीट इंजन या कार्नोट साइकिल्स हैं, बेसिकली वर्किंग इन जस्ट रिवर्स ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर।
चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें एक टर्म और ऐड करेंगे और टर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ पर एफिशिएंसी हुआ करती थी उसी तरह से हम लोग यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करेंगे। टर्म होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। यहाँ तक शायद विजिबल होगा वैसे बोर्ड, जस्ट शायद बॉर्डर लाइन विजिबल है यहाँ तक। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा की हम लोग बात करना चाहते हैं। देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को यहाँ पर डिफाइन करने का मेथड अगेन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है मेथड, प्रोसेस है। बीटा इज डिफाइंड एज वही जिसे वहाँ पे डिफाइन करते थे, बस वहाँ एफिशिएंसी होती थी। यहाँ पर मैचिंग टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसे हम बोलते हैं डिजायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड इनपुट। देखो परफॉर्मेंस जितना अच्छा कब होगा, जब कम से कम इनपुट देने पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट हमें मिल जाए। जितना डिजायर्ड आउटपुट हम चाहते हैं, कम से कम इनपुट देने पर जितना हमें अच्छा आउटपुट मिल जाए, हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। जैसे कम से कम टाइम देकर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला पाते हो तो आप बोल सकते हो कि आपका जो परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट है वो अच्छा है। सेम केस यहाँ पर इन जनरल टर्म है ये कि जितने कम इनपुट में रिक्वायर्ड इनपुट क्या है, जो भी रिक्वायर्ड इनपुट है, जितने कम से कम रिक्वायर्ड इनपुट में हम जितना अच्छे से अच्छा डिजायर्ड आउटपुट ऑप्टिंग कर सकें, हम बोलेंगे इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होगा। बस अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट में मैं क्या लिखूं। ये तीन वैल्यूज दिख रही है, जल्दी से मुझे बताओ कि Q1 Q2 W3 में क्या लिखूं मैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या है डिजायर्ड आउटपुट? बहुत बढ़िया। वैसे 30-40% स्टूडेंट ने सही बताया है, 70% जो क्राउड है उसने गलत बताया है अभी तक। देखो डिजायर्ड आउटपुट वो लोग सोच रहे हैं Q1 है, Q1 आउटपुट नहीं है। डिजायर्ड आउटपुट पता है क्या है? डिजायर्ड आउटपुट समझने वाले समझ गए इतनी देर में कि डिजायर्ड आउटपुट है Q2। Q2 क्यों है वो मैं बताऊंगा। आप रेफ्रिजरेटर से डिजायर्ड आउटपुट आउटकम क्या चाहते हो? आउटकम आप ये चाहते हो क्या कि वो ज़्यादा हीट बाहर सराउंडिंग में फेंके? सराउंडिंग में कितनी हीट फेंक रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सराउंडिंग में जितनी हीट फेंकनी है वो फेंके, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं हमारा डिजायर्ड आउटकम है, आउटकम क्या है हमारा, हम चाहते हैं उस रेफ्रिजरेटर से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे, ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करे। ये हमारा डिजायर्ड आउटकम है उस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करने का। हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा Q2 एक्सट्रैक्ट करेगा वो हमारे लिए उतना अच्छा होगा। तो डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड आउटकम हमारा क्या है? Q2 है। Q2 इज द डिजायर्ड आउटकम। और उसके लिए इनपुट क्या देना पड़ रहा है? वो इंजन को, कंप्रेसर को हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोवाइड करनी पड़ रही है, वर्क डन करेगा वो उसके बाद। मतलब डिजायर्ड आउटपुट तो ये हो गया, और रिक्वायर्ड इनपुट क्या है? डब्ल्यू वर्क डन इज द रिक्वायर्ड इनपुट। अपने आप नहीं हो रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है तब जाके पॉसिबल हो रहा है। तो नीचे क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। बस अगर ये क्लियर हो गया है तो आगे की इक्वेशन तो बहुत ही ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगी आगे। ये है इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको कि हम लोग अब आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी 2 मिनट देख लेना, पहले समझ लो। क्या मैं इसको सही सकता हूँ? Q2 अपॉन वर्क डन। वर्क डन को मैं क्या लिखूँ? देखो Q2 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करा है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करा है। लिख लेना अपने कॉपी में अगर समझ में नहीं आए तो। Q2 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू Q1, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये नोट करने के बाद अब समझना, मैं अभी लिखवा दूंगा, अच्छे से लिखवा दूंगा, पर देख लो पहले भी समझ लो, बस कंसेप्ट भी समझ लो सिर्फ। ये नोट करने के बाद मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या इसको? Q2 बाई Q1। देखो ये मैंने क्या करा है, बताओ हम लोगों ने क्या करा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं करा है, हमने पूरे एक्सप्रेशन को Q1 से डिवाइड कर दिया है। पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं Q1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। इसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ T2 बाई T1 1 माइनस T2 बाई T1। समझ में आ गया होगा?
प्रूव करना बहुत ईजी था। देखो पहली बात तो ये कि अगर मैं इसको रिवर्स कर देता तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या मिल जाता, कार्नोट साइकिल मिल जाता। और उसके लिए हमने देखा ही था एंट्रोपी के हेल्प से कि वो जो वैल्यू आती है वो आती है T2/1 की वैल्यू आती है T2/T1। तो बस उसी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे यूज करा है, Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1। उसको यहाँ प्लेस करा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने पर आपको इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मिल जाएगा। लास्ट स्टेप में इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा T2/T1 माइनस T2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए। ये है काम का फॉर्मूला, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे उसके लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन है T2/T1 माइनस T2। ध्यान रहे इसमें T1 T2 क्या है, तो T1 हाई टेम्परेचर सराउंडिंग है, T2 वहां से जहां से हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कैबिनेट होगा, कूलिंग कैबिनेट होगा, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। कूलिंग कंपार्टमेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। और T1 है हाई टेम्परेचर सराउंडिंग, हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का एक्सप्रेशन। मैं इसमें एक और फॉर्मूला ऐड करना चाहता हूँ, बट काम करता हूँ, मैं स्लाइड के हेल्प से बता देता हूँ वो फॉर्मूला। देखो अभी हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा, हम लोगों ने ये भी डिराइव कर लिया कि ये इतना होना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करना, ट्राई करना, प्रूव करने की कोशिश करना, हो जाएगा बहुत इजीली प्रूव, कि अगर मैं उन दोनों टेम्परेचर के बीच में, चलो एक काम करो पहले ना लिखो, मैं बताता हूँ ये लास्ट पॉइंट आया कहाँ से। किसी को अगर ट्राई करना है कर लेना, अदरवाइज मैं खुद ही बता दूंगा कैसे आता है लास्ट पॉइंट। इसको भूल जाओ, बस अभी यहाँ तक लिखो। ठीक है, देखो मीनवाइल मुझे कुछ जैसे डाउट आते हैं इस टाइप के कि कैन कार्नोट इंजन बी मेड और इज इट कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। तो देखो मैं थोड़ा सा ना, है अगेन वो थोड़ा सा डिटेल टेक्निकल पॉइंट, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा इसको। देखो होता क्या है कि रियल लाइफ में एक ट्रेड ऑफ होता है, ट्रेड ऑफ आपको करना पड़ेगा बिटवीन स्पीड या टोटल आपको एनर्जी आउटकम कितना मिल रहा है एंड एफिशिएंसी। जैसे डायरेक्टली आपको इंजन के टर्म से तो अभी शायद समझ में ना आए, बट ऐसे समझ के चलो, आप एग्जाम देते हो, आपकी एफिशिएंसी कभी 100% होती है क्या? नहीं होती है। ठीक है, चलो, पर आप आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज जरूर कर सकते हो। मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए, एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको एग्जाम बहुत स्लोली देना पड़ेगा।
कुछ बात समझ रहे हो? अगर आपको आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करनी है तो आपको एग्जाम बहुत स्लोली देना पड़ेगा, बहुत स्लोली। एक क्वेश्चन में 10 मिनट लो, 15 मिनट लो, बिल्कुल गलत नहीं होगा, गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। कंसेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने आपकी एफिशिएंसी तो बढ़ा दी, क्लोज टू मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, जितनी आप मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी अटेन कर सकते हो, कंसेप्ट वाली मिस्टेक हटा दो तो आप जितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन कर सकते हो, आप उसके पास तो आ गए, पर इसके आपको प्रोसेस बहुत स्लोली करना पड़ा। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में एफिशिएंसी तो बढ़ गई, पर आउटकम क्या निकला? मार्क्स तो कम ही रहेंगे, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होने से क्या हुआ? ओवरऑल मार्क्स तो कम रहेगा क्योंकि आपने वॉल्यूम ही कम करा है चेंज, मतलब इन द सेंस आपने क्वेश्चंस ही कम अटेम्प्ट करे हैं। अब यहीं पर एक दूसरा स्टूडेंट है जो एफिशिएंसी से थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, प्रोसेस को इतना स्लो करता है जितना होना चाहिए स्लो, थोड़ा-सा स्पीड कर देता है, स्पीड अप कर देता है। तो देखो क्या हुआ, थोड़ा-सा स्पीड अप करने पर क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी-सी कम ज़रूर हुई है, पर उसका जो आउटकम होगा वो कंपैरेटिवली बेटर होगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है। तो ओवरऑल सेम केस इंजन के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आप कार्नोट इंजन जितनी एफिशिएंसी का इंजन बना नहीं सकते हो। बनाने के लिए तो आप कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी का इंजन बना दो, पर वो क्या होगा, वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है। मीन्स उस प्रोसेस को आपको रिवर्सिबल साइकिल में बहुत स्लोली करना पड़ेगा। अब इतना स्लोली कर रहे हो, एफिशिएंसी तो मिल जाएगी आपको मैक्सिमम कार्नोट इंजन के इक्वल, पर उसका रियल लाइफ में कोई यूज़ ही नहीं है। देखो इंजन कितना स्लो होगा वो वाला। एफिशिएंसी ज़रूर आपको मैक्सिमम मिल गई जितनी हो सकती थी, 1 माइनस T2/T1, पर अगेन प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो इंजन होगा, वो इंजन जो होगा वो बहुत स्लो होगा। तो वो हमारे लिए किसी प्रैक्टिकल यूज़ का नहीं है। एफिशिएंसी ज़रूर बढ़ गई, पर अगेन उसने जितना हमें चाहिए था वर्क, या जितना उसको हीट को वर्क में जल्दी कन्वर्ट करना चाहिए था, उतना नहीं कर पाया। चलिए लास्ट वाला एक्सप्रेशन सब लोगों ने डिराइव कर लिया होगा। देखो लास्ट वाला एक्सप्रेशन में आपको करना क्या था, यहाँ डिराइव कर देते हैं। अभी हम लोगों ने ये लिखा था बीटा का एक्सप्रेशन। बीटा का एक्सप्रेशन कितना आया था ये देखो, T2/T1 अपॉन 1 माइनस T2/T1, ये बीटा का एक्सप्रेशन था। अभी ये जो फॉर्मूला मैं निकालने वाला हूँ, डिराइव करने वाला हूँ, उसका यूज देखो क्या है। जैसे सपोज पर आपके पास दो टेम्परेचर हैं अलग अलग, 127 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों टेम्परेचर के बीच में आप क्या बना सकते हो, आप इंजन भी बना सकते हो। इंजन बनाने पे क्या होगा, वो यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, हाई टेम्परेचर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा। देखो इंजन बनाएंगे तो क्या करता है, हाई टेम्परेचर से हीट निकालता है, कुछ वर्क करेगा, लो टेम्परेचर में बची हुई हीट जो है सिंक में फेंक देगा, जो कन्वर्ट नहीं कर पाया। इसका अपोजिट आप इन दोनों टेम्परेचर के बीच में रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बना सकते हो, जो पहले से कम टेम्परेचर पर है उससे और हीट निकाल दे, इससे और हीट निकाल दे। कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा, वो हीट कहाँ फेंक दे, हाई टेम्परेचर पर फेंक दे, जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं थी, पर वो भी पॉसिबल था। T1 T2 के बीच में अगर मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाता हूँ तो इतना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आएगा। पर इन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में, इन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में अगर मैं इंजन बनाता हूँ तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? क्या दिख रहा है? ये देखो, ये जो है ये टर्म है ईटा, ये टर्म है ईटा, और ऊपर है 1 माइनस ईटा। देखो 1 माइनस ईटा करोगे तो वो T2/T1 होगा। तो मैं ऐसा लिखता हूँ बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा द होल अपॉन ईटा। ये है रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। अगर ये दोनों हम सेम टेम्परेचर सोर्स और सिंक, या दोनों सेम टेम्परेचर रीजन के बीच में बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच में बनने वाले इंजन की और रेफ्रिजरेशन साइकिल की एफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में ये रिलेशन होगा। तो ये नोट कर लिया होगा।
अब यहाँ पर हम लोग एक फाइनल स्टेटमेंट उड़ने वाले हैं। ये पढ़ने के बाद अच्छा ये मीनवाइल आगे हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे भी, जब आप कभी देखना डिटेल में रेफ्रिजरेटर वगैरह लेते हो तो उनकी जो बुकलेट होती है ना उसमें उनका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मेंशन्ड होता है, लिखा होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इतना है। हालांकि इस पर हम भी क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं, बट इससे पहले हमें एक स्टेटमेंट और ऐड करना है, क्लॉशियस स्टेटमेंट फॉर सेकेंड लॉ। इन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया, इन्होंने भी अपना एक वर्जन दिया सेकेंड लॉ का, जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा इजीली क्लियर हो गया होगा। एक ऐसा रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाना इम्पॉसिबल है जो कि ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली लो टेम्परेचर से हीट निकालता रहे, जो कि ऑटोमेटिकली लो टेम्परेचर से हीट निकालता रहे। ये देखो लो टेम्परेचर पे पहले ये उससे हीट निकालता रहे और उसे हाई टेम्परेचर सराउंडिंग में सप्लाई कर दे विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क। पॉसिबल है, पर कब पॉसिबल है? वर्क करने पर होगा। ऐसा नहीं कि बिना वर्क करे ही वो ऑटोमेटिकली 50 जूल यहाँ से निकाल के 50 जूल यहाँ फेंक देगा। देखो ये भी सही है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट लॉ तो बस ये देखता है कि यहाँ पे भी बैलेंस शीट देखो बिल्कुल परफेक्टली आपको यहाँ पे मैचिंग दिख रही होगी। एक का नुकसान हुआ, दूसरे का फायदा हुआ। 50 जूल यहाँ से निकला, 50 जूल वहाँ चला गया। फर्स्ट लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसका नुकसान हो रहा है किसका फायदा हो रहा है। फर्स्ट लॉ के लिए सब एक जैसा है। पर समझ में आ रहा होगा कि ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। क्लॉशियस ने यही कहा है कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि बिना कुछ काम किए आप लो टेम्परेचर से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर में फेंक दो, भले ही फर्स्ट लॉ इसको सपोर्ट कर रहा हो। देखो फर्स्ट लॉ जरूर सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व दिख रही है आपको, पर अब सेकंड लॉ बोलता है कि कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर कुछ वर्क करोगे तो ऑब्वियस बात है कि अब डायनेमिक्स चेंज हो गए। 30 जूल की आप हीट निकालोगे, 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा उसके लिए, और ये टोटल मिला के 50 जूल जो है वो वेस्ट जो हीट है, वेस्ट हीट नहीं बोलना चाहिए, ये जो भी हीट है वो हमें सराउंडिंग में थ्रो करनी पड़ेगी। सही नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब हम लोग फाइनली इसके ऊपर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। हालांकि जब आप एडवांस की बात करते हो तो एडवांस में फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सेकंड लॉ पे बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि दिख रहा है कि वो बस डायरेक्टली आपको इजी दिखेगा, फॉर्मूला बेस्ड दिखेगा, 2-3 फॉर्मूले ही हैं और उससे इजी कुछ होगा नहीं। मेंस में जरूर सेकंड लॉ पर भी एम्फेसिस बहुत बार हुआ है, पर एडवांस में आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट लॉ के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। या तो हीट ट्रांसफर होगा या फर्स्ट लॉ होगा, उन सब के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है। सेकंड लॉ पे रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में इक्वल कंटेंट है, सेकंड लॉ भी पूछ लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले का ही एप्लीकेशन हो डायरेक्ट।
आंसर सबका आ गया होगा 5/8 और 50। से डायरेक्टली दिख रहा है। ये देखो 80 मेगावाट, जितना मुझे शायद याद आ रहा है वैल्यू इतनी की थी मैंने, 80 मेगावाट और ये 30 था शायद। हर सेकंड में 80 मेगा जूल यहाँ से निकालता है, इसको मैंने इसलिए 80 मेगावाट लिखा है। और हर सेकंड में 30 मेगा जूल जो है वो यहाँ पर रिलीज कर रहा है, इसको इसलिए मैंने 30 मेगावाट लिखा है। तो उसका मतलब वर्क डन किस रेट से होगा, यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब वर्क डन तो है, बट ऑब्वियसली बात है पर सेकंड मेजर कर रहा हूँ, तो ये पावर है, पावर आउटपुट ऑफ द इंजन है ये। ठीक है, तो इसलिए पूछना मत प्लीज मुझसे कि यूनिट इससे क्यों लिखी है मैंने 50 मेगावाट। तो ऑब्वियस ही बात है, कल से ऐसा कुछ पूछना कि सर ये वर्क डन लिखा है सर आपने यहाँ पे मेगावाट में लिखा है, तो ये तो पावर होती है, तो ऑब्वियस बात है हम सबको पता है ये। ठीक है, बट हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं, बेसिकली हम एक सेकंड की बात कर रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर इंजन ओवरऑल कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करता है, कितनी हीट रिलीज कर रहा है सिंक में और कितना वर्क कर रहा है। तो एक तो हमारा हो गया पावर आउटपुट ऑफ द इंजन, इंजन का पावर आउटपुट आ गया। दूसरा हमसे पूछा इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो बस इंजन की एफिशिएंसी निकालना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट रास्ता नहीं, इंजन की एफिशिएंसी यूँ ही निकल जाएगी, डिवाइडेड बाय 80, 5/8। बिल्कुल कंसेप्चुअल बेसिस पर निकाला है हमने। इतना वर्क आउटपुट मिल रहा है हमें एक सेकेंड में और इतनी हीट देनी पड़ रही है, तो इतना हमारी उसकी इंजन की एफिशिएंसी हो जाएगी 5/8। चलिए सबका आंसर ऑलमोस्ट मैच कर गया है। देखो आंसर मैं पहले डिस्प्ले कर देता हूँ। एक आंसर आना चाहिए 2/3, और जो एफिशिएंसी की बात कर रहे हो वर्क आउटपुट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो मैं कैलोरीज में फाइंड नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे जूल में ही आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हीट होता तो कैलोरीज में बता सकते थे, बट वर्क के लिए हम कभी भी कैलोरीज यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसे मुझे जूल में ही कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। हीट के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल थे। तो देखो क्या दिया हुआ है 627, 27 और 500।
3 चीजें दी हुई हैं। 627 तो हमें ये दिया हुआ है, 27 ये दिया हुआ है, और साथ में हमें ये दिया हुआ है कि 500 कैलोरी की हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। चलो पहले तो हम लोग एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। एफिशिएंसी से इजी यहाँ पर कुछ नहीं है। एफिशिएंसी हो जाएगी 1 माइनस T2/T1। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, कन्वर्जन करना है केल्विन में। T2 27 डायरेक्टली मत लेना, और ये कितना हो जाएगा 627 900। तो बस एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आ गई कितनी, 1 माइनस 1/3 2/3, 2/3 की एफिशिएंसी आ गई। वर्क आउटपुट पूछा है। अब हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। एफिशिएंसी वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। तो यहाँ से मेरा वर्क आउटपुट कितना आ जाएगा इस केस में, 2/3 टाइम्स ऑफ Q1। बस अब हमें यहाँ पर Q1 लिखना है। तो Q1 जब हम लिखेंगे तो Q1 दिया हुआ था 500, उसको बस मैं 4.186 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कन्वर्जन हो जाएगा जूल्स में। ये मेरा फाइनेंस आ जाएगा, वर्क डन यूनिट जूल। ठीक है, सबका आंसर आ गया है। आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 500 केल्विन हो मिनिमम पॉसिबल। 500 उससे कम तो नहीं पॉसिबल है, होगा तो टेम्परेचर या तो उतना होगा या उससे ज़्यादा ही होगा। तो देखो क्या गिवन है, 200 की हीट एक्सट्रैक्ट करता है, 120 की सिंक में रिलीज करता है, और सिंक का टेम्परेचर गिवन है 300। देखो ये गिवन है हमें। तो ये जो इंजन था
इस इंजन का वर्क आउटपुट कितना होगा? इस इंजन का वर्क आउटपुट हमें दिख रहा है कि इसका वर्क आउटपुट होगा 80 जूल। डिफरेंशियल एरिया बस बेसिकली वर्क आउटपुट होगा। अब इस इंजन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ रही है? इस इंजन की एफिशिएंसी आ रही है 80/200, 2/5। अब ये जो एफिशिएंसी आ रही है, ये एफिशिएंसी कार्नोट से तो कम ही होगी। ये जो भी एफिशिएंसी आ रही है इस इंजन की, ये एफिशिएंसी जो होगी वो किससे कम होगी? कम या इक्वल बोल सकती हो। अगर बहुत ही ज़्यादा आइडियल इंजन बना दिया आपने तो उसकी एफिशिएंसी इसके बराबर हो सकती है, ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो ये जो एफिशिएंसी आई है इस इंजन की वो उससे होगी कम, 1 - T2/T1। बस आगे हेल्प नहीं करूँगा, कैलकुलेशन पार्ट है, इससे ज़्यादा कुछ ईजी होगा नहीं। वैल्यू रख देना T2 की 300 रख देना, आपको T1 ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी आपको T1 मिल जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 केल्विन। अगर कार्नोट हुआ तो 500, कार्नोट नहीं हुआ तो उतनी एफिशिएंसी के लिए सोर्स का टेम्परेचर और ज़्यादा हाई लेना पड़ेगा, तब जाके उतनी एफिशिएंसी हमें मिल पाएगी। मैं आंसर फ्लैश कर देता हूँ। इसका जो आंसर आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा 3 और रेट ऑफ हीट रिजेक्शन होगा 8 किलोवाट।
चलिए, मैं कुछ क्वेरीज हो रही होगी यहाँ पे, शायद कुछ लोगों को ये माइंड में आ रहा होगा कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 1 से ज़्यादा कैसे हो गया। देखो यही इसीलिए यही रीज़न था कि हम लोगों ने इसको टर्म जो था इसको हमने एफिशिएंसी ना डिफाइन करते हुए हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं। मतलब वो कम वर्क में ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है और वो पॉसिबल है। देखो मतलब ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है आपको। अगर ये मान के चलो आप 10 जूल का वर्क करते हो तो 10 जूल के वर्क में वो 30 जूल की हीट जो है वो निकाल सकता है। अल्टीमेटली आपको हीट निकालने के वर्क की जरूरत थी, तो 10 जूल का वर्क करोगे, 30 जूल की हीट निकालेगा और टोटल मिला के 40 जूल की जो हीट है वो सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। ये इसका मीनिंग होता है अगर ये वैल्यू 3 होती है तो। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जितना ज़्यादा होगा, रेफ्रिजरेटर हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही कम एनर्जी में वो उतनी अच्छी कूलिंग कर पाएगा। ये बात समझ में आ रही है? उतने ही कम वर्क में वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी हीट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। और क्योंकि ये जो टर्म है ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, यही रीज़न था कि लोगों ने इसे रादर देन कॉलिंग इट एज़ एफिशिएंसी और टर्मिंग इट एज़ एफिशिएंसी, उन्होंने इसे जो टर्म कॉइल करते हैं, इसके जो हम टर्म लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 360 किलो जूल पर मिनट निकालनी है हमें हीट और इनपुट दिया हुआ है 2 किलोवाट। देखो अगेन ये क्वेश्चन मत पूछना कि सर ये वर्क को हम किलोवाट में क्यों लिख रहे हैं। वो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसकी जो पावर इनपुट है, पावर रिक्वायरमेंट है, वो कितनी है। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे पी हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, वो सब कुछ मैं पर सेकंड मेजर करने वाला हूँ। 360 किलो जूल पर मिनट का मतलब बताओ। 360 किलो जूल पर मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाई 60 कर देना, तो कितना हो जाएगा 6 किलोवाट। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, अब डाउट मत पूछना, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको 6 किलोवाट। तो बताओ इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा। डिजायर्ड आउटपुट जो कि Q2 है डिवाइड बाय रिक्वायर्ड इनपुट W हो जाएगा 6/2 3 के इक्वल। तो एक तो हमारा आंसर ये हो गया 3, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ गया 3। अब दूसरा पूछा है किस रेट से वो सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो देखो 6 निकाली, 2 हमने काम किया, टोटल मिला के कितना हो जाएगा Q1 रेट ऑफ हीट रिजेक्शन। जगह ही नहीं कहीं, यहाँ लिख देते हैं Q1 हो जाएगा 8 किलोवाट। ये सेकंड आंसर होगा। और देखो यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के उल्टे सीधे कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टूडेंट्स लाइफ में तो बहुत फेमस होते हैं कि अगर रेफ्रिजरेटर किसी क्लोज रूम में रखा हुआ है, किसी इंसुलेटेड क्लोज रूम में रखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, और अगर हमें उस रूम को कूल करना हो तो क्या हम अगर रेफ्रिजरेटर का गेट खोल दें तो क्या उससे रूम कूल होगा या नहीं होगा। तो अगर आप क्लोज रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर रखते हो और उसका गेट खोल देते हो तो अल्टीमेटली आपका जो रूम है वो हीटअप ही होगा, वो कूल नहीं होगा। रेफ्रिजरेटर की हेल्प से आपका रूम जो है वो हीटअप ही होने वाला है, वो कूल नहीं होने वाला है। बात शायद सबको समझ में आ जानी चाहिए। अल्टीमेटली नेट में तो क्या हो रहा है, नेट में तो, हाँ वैसे भी समझ लो, नेट में तो आप समझो ना कि क्लोज सिस्टम के अंदर आप एनर्जी दे ही रहे हो, इनडायरेक्टली आप वर्क कर रहे हो, क्लोज सिस्टम के अंदर आप एनर्जी दे रहे हो। नहीं, एफिशिएंट जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो हमेशा जरूरी नहीं है 1 से ज़्यादा हो। देखो आपको थोड़ा सा मैथ्स लगाओ यार, कम ऑन, चलो ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देखो ये सब देखो सामने लिखा हुआ है सब आपके, मैंने ये देखो, पढ़ो, थोड़ा बहुत हल्का सा लॉजिक लगा लो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से पढ़ो क्या लिखा है, 1 ईटा -1, दिख रहा है कुछ ये देखो इस फॉर्मूले को देखो, 1/ईटा-1। हाँ, अब ये जो एफिशिएंसी है, इंजन की एफिशिएंसी है, ये तो 1 से कम ही होती है ना। ऐसा तो नहीं कि इंजन कम हीट लेके ज़्यादा ही वर्क कर देगा, वो कभी होता ही नहीं है। तो इंजन की एफिशिएंसी तो 1 से कम होती है। अब देखो अगर ये वैल्यू एग्जैक्टली 0.5 हुई तो बीटा कितना होगा, 1। अरे ईटा अगर कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी, अगर एफिशिएंसी अगर 0.5 हुई, अगर एफिशिएंसी 0.5 हुई तो बीटा कितना होगा, कितना होगा, 1 होगा। अब समझ जाना, अगर ये 0.5 से कम हुआ, 0.5 से कम हुआ तो बीटा 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 से ज़्यादा हुआ तो बीटा 1 से कम हो जाएगा। बहुत बेसिक लेवल का मैथ्स है। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि सभी को अपने आप ही क्लियर हो जाता होगा ये सब।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में 2/5 जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी? नहीं, देखो मैं थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो मैं फिर से बता देता हूँ लास्ट क्वेश्चन। मीनवाइल एक सेकेंड, ये देखो, ये जो इंजन है ना, मैंने ये बिल्कुल मेंशन नहीं करा है कि ये आइडियल इंजन है। तो इसकी जो एफिशिएंसी आई थी, इस इंजन की जो एफिशिएंसी आई थी, क्योंकि ये 200 जूल की हीट निकालता है, 120 जूल का रिलीज करता है सिंक में, तो इसकी जो एफिशिएंसी थी, इस इंजन की एफिशिएंसी 2/5 थी। ये तो इस इंजन की एफिशिएंसी और ये इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट की एफिशिएंसी से तो कम ही होगी ना। अब समझ में आ गया? ये जो इंजन की एफिशिएंसी है ये कार्नोट की एफिशिएंसी से तो कम होगी ना। कोई भी इंजन बना लो, उसकी एफिशिएंसी कार्नोट की एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही होगी। तो इस इंजन की एफिशिएंसी है 2/5, जो मैंने कार्नोट की एफिशिएंसी से कम रखी है। बिल्कुल सही करा है हम लोगों ने। आप निकाल के देख लेना, सॉल्व करना, आपको फाइनल रिजल्ट भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब हम आगे क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सेकंड पार्ट समझ में आ गया, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग। एक सेकंड में रेट ऑफ हीट रिजेक्शन समझ में नहीं आया? देखो, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन में समझने वाली कुछ बात ही नहीं है ना। 6 किलोवाट हीट निकाली। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन शेयर से हटा देते हैं। देखो, 6 किलोवाट Q2 है और वर्क डन है 2 किलोवाट, तो Q1 कितना होगा? Q1 होगा 8 किलोवाट, और वो 8 किलोवाट कहाँ जा रहा है? वो सराउंडिंग में तो रिजेक्ट करेंगे हम लोग, और कहाँ रिजेक्ट करोगे हीट को? जो हीट रिजेक्ट करोगे वो हीट कहाँ रिजेक्ट करोगे? ये जो हीट निकाली आपने और ये जो वर्क हुआ, दोनों मिलाकर ये जो कंप्लीटली हीट होगी, उसे आपको कहाँ रिजेक्ट करना है? हीट तो रिजेक्ट सराउंडिंग में जाके करना पड़ेगी हमें। पीछे देखो, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे आपने देखा होगा कि वो हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं, वो हीट रिजेक्ट करते हैं सराउंडिंग में। देखना, वो पीछे गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट करते हैं। कभी आप देखना, आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर होता है, एसी का आउटडोर यूनिट का जो कंप्रेसर होता है, उसमें आपने देखा होगा कि वो फैन लगे होते हैं, तो वो बाहर देखना, फैन में हाथ ला के देखना आगे, तो वो जो हॉट एयर है ना उसको ब्लो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी अंदर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर्स लगे होते हैं। और हीट एक्सचेंजर जो वेस्ट हीट होती है, ये जो हीट होती है उसको सराउंडिंग में रिजेक्ट करते हैं। सराउंडिंग मतलब बाहर एयर जो होती है उसमें रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इन्वेंटर जो है वो झूठ बोल रहा है, उसका क्लेम बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है, और हेल्प की कुछ रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है मुझे, सॉल्व कर लूँगे ना? क्या करेंगे, T2/T1 - T2 एक्सप्रेशन याद है? देखो, 2 डिग्री और 25 डिग्री, ठीक है, 2 और 25 और 13.5 ये वैल्यूज दिए। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? 2 डिग्री सेल्सियस लेना था वैसे मुझे, पर 2 डिग्री सेल्सियस कर लूँगा मैं 275, और डिवाइडेड बाय T1 - T2। T1 - T2 कितना होगा? 25 - 2, तो 25 - 2 कितना हो जाएगा? 23।
ये विजिबल है सबको? सबसे लास्ट में सॉल्यूशन करा है मैंने इसका। 275/23 करीब करीब मुझे दिख रहा है, शायद 12 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। 12 से थोड़ी सी कम आएगी वैल्यू, जितना मुझे दिख रहा है। और क्वेश्चन में मैंने कितना दिया था इन्वेंटर के लिए, वैल्यू क्या दी थी? वैल्यू दी थी 13.5। तो उसका मतलब सिंपल बात है, उसका जो क्लेम है वो बिल्कुल भी रीजनेबल नहीं है। 12 से थोड़ा सा कम आएगा, बिल्कुल सही, 11.95 आ रहा है, ठीक है। और जबकि वो क्लेम ही 13.5 कर रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं। हाँ, उससे कम करता या चलो उसकी इक्वल भी कर लेता तो मेरे पास उसकी बात मान भी लेते। अगर उसके इक्वल भी बोल देता वो, वर्स्ट केस अगर उसकी इक्वल भी बोल देता तो मान लेते, चलो कि ठीक है, उसने आइडियल इंजन बना दिया होगा, सॉरी आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल बनाया होगा। पर जो वो है वो क्लेम तो इससे भी ज़्यादा कर रहा है, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं तो प्रैक्टिकली तो दूर की बात है। ठीक है, तो इन जनरल ये हुई हमारी एक बेसिक लेवल पे बात सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। ठीक है, जितना भी कुछ था सेकेंड लॉ में वो सब ये देख लो आपके सामने है, सब कुछ आपको एक साथ ही दिख जाएगा। सेकेंड लॉ ब्रीफली हम लोगों ने ये सब कुछ इसमें पढ़ा है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग अगर डिफरेंट टर्म्स से रिलेटेड टू रेडिएशन हम उसकी बात करेंगे, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। थोड़ा और ज़्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा वो वाला पोर्शन। ठीक है, हमारे सिलेबस में तो है पर पढ़ना पड़ेगा हमें। तो हम लोग वापस बात करेंगे हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म्स की। ठीक है। अच्छा, मीनवाइल काफ़ी लोग के शायद मुझे मैसेज आए पेपर से रिलेटेड, तो आपका शायद डाउट क्लास आज लगी नहीं, शायद सर ने कोई इंटीमेशन नहीं दिया। तो आपकी जब भी डाउट क्लास होती है, तो आपकी जो डाउट क्लास होगी उसके अंदर इसी वीक वापस से एक बार सर को इन्फॉर्म कर देंगे, या आप अपनी तरफ से एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना चाहिए अगर आपकी डाउट क्लास मिस हो गई है या शायद डाउट क्लास कंडक्ट नहीं हुई है जितना मुझे पता चल रहा है। तो एक बार सर को आप जस्ट मैसेज ड्रॉप कर देना, हो सकता है सर के माइंड से स्किप हो गया हो। तो जब भी आपकी इस वीक आप लोग रीअरेंज करवाते हो सर के हेल्प से, जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है, हो सकता है आपकी बाकी डेज कुछ और डाउट क्लासेस होगी, तो आप एक बार जो आपके डाउट है उनसे बात कर लेना। और अकॉर्डिंगली जो भी कंफर्टेबल या कन्वीनियंट टाइम लगता है उस दिन सबसे पहले पेपर डिस्कशन शेड्यूल होगा और उसके बाद थर्मो का मॉड्यूल। और ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे मैकेनिक्स वाले पोर्शन पर। थर्मो 1.5 क्लासेस, देखो एक्चुअली क्या है, एक क्लास तो थर्मो की बची है अब, है ना। एक क्लास में तो थ्योरी का डिस्कशन पूरा हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक क्लास में डिस्कशन पूरा हो जाएगा। अब मेरा जो थोड़ा सा वो है, जो ऑर्डर होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पहले मैं किसी भी टॉपिक के सारी चीज़ें बता देता हूँ। देखो अभी तक हम लोगों ने मॉडरेट क्वेश्चन करे, एक दो टफ क्वेश्चन करे होंगे, ज़्यादा नहीं करे। उसके अलावा हम लोगों ने पूरा कंसेप्ट समझ लिया। कंसेप्ट समझना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब आपको, जब भी आप कोई बुक सॉल्व करते हो, तो आपको एटलीस्ट सारे कंसेप्ट पता है थर्मो के। ठीक है, इसके बाद दो चीज़ें हैं, या तो हम थर्मो के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर अब हम पहले जितने भी टॉपिक्स होते हैं आगे के वो सब कुछ कंप्लीट कर लें। और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। जैसे मान लो हम लोग ग्रेविटेशन एसएचएम की बात करते हैं, तो आप लोगों की प्रैक्टिस तो होती रहेगी। आपकी जो भी बुक्स रेफरेंस वगैरह आप यूज़ करते हो, एचसीवी हो गया या मॉड्यूल हो गया, उनसे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। उसके बाद जब टॉपिक्स एंड हो जाते हैं, उसके बाद इन सभी टॉपिक से हम लोग 3-3 4-4 दिन जो है क्वेश्चंस, अलग से जो क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ट्राई कर सकते हैं। एक फॉर्मेट ये होता है जो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ। और अदरवाइज दूसरा फॉर्मेट होता है कि हम लोग सिलेबस जो है उसको थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं, इन द सेंस कि पहले हम एक ही टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट परफेक्शन से करें। जैसे मान लो इसके जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और डिस्कस करते रहें। बट मुझे पर्सनली उसमें फील होता है कि अब जैसे जैसे सेशन एंड होने की तरफ आ रहा है, काफ़ी लोग के स्कूल के एग्जाम आ जाएंगे, तो हमें कहीं न कहीं अपने माइंड में ये चीज़ भी रखनी पड़ेगी कि जो आगे के टॉपिक्स हैं, क्योंकि यूजुअली होता है फिर अदरवाइज़ वेव्स जो होता है ना, ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत जल्दी करना पड़ता है हमें फिर। हम चाहते हैं कि इन सभी टॉपिक्स को हम लोग इतना टाइम एटलीस्ट दें कि जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो आ जाए। प्रैक्टिस तो देखो आप लोग कर सकते हो हमेशा-हमेशा से, तो प्रैक्टिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में जब हमारे पास टाइम रहेगा, जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हम थर्मो की फिर से प्रैक्टिस और अच्छे से रिज़्यूम कर सकते हैं। एसएचएम, वेव्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, जीपीएम, जितने भी टॉपिक्स हैं, ग्रेविटेशन, इन सब की प्रैक्टिस भी अलग से हम लोग रिज़्यूम कर सकते हैं। तो आइदर केस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो मुझे कंफर्टेबल फॉर्मेट लगता है वो ये होता है कि पहले हमें सारा नॉलेज मिल जाए, जितने भी कंसेप्ट होते हैं।
हाँ, थर्मो का थर्ड लॉ भी होता है। इनफैक्ट काफ़ी किसी ने डाउट पूछा है तो मैं बता दूँ कि थर्मो में 2 चीज़ें और होती हैं, ज़ीरोथ लॉ भी होता है और थर्ड लॉ भी होता है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ा है। इसके अलावा ज़ीरोथ लॉ भी होता है और थर्ड लॉ भी होता है, ठीक है? फिज़िक्स पोर्शन कब ओवर होगा? ये तो सबसे टफ क्वेश्चन है कि ये देखो फिज़िक्स पोर्शन कब ओवर होगा, अब ये तो आगे के टॉपिक्स पर भी डिपेंड करता है। लेंथी हैं टॉपिक्स आगे के। आगे के जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के, उसमें से देखो ग्रेविटेशन छोटा टॉपिक है। ग्रेविटेशन में इतना टाइम लगता नहीं है। एसएचएम है मॉडरेट टॉपिक पर, वेव्स थोड़ा-सा हेवी टॉपिक होगा, वेव्स हेवी है, फ्लूइड मैकेनिक्स वो बड़ा टॉपिक है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स जीपीएम इंक्लूडेड है ना उसके अंदर, वो बड़े टॉपिक्स हैं बट हाँ, होपफुली हम मान के चल रहे हैं कि अब दिसंबर आने वाला है तो जनवरी 15 के आसपास तक हम एग्ज़ाम पॉसिबल मान के चल रहे हैं, हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम आगे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।